चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का, जिसमें आपसे कह रहा है टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर ए एंड बी ईच कैरी अ चार्ज क्यू। दो मेटेलिक स्फेयर हैं, ठीक है भाई। एक मेटेलिक स्फेयर आपके पास ए है और एक बी है। एक आपके पास ए है और ये रहा बी, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं एफ। तो मान लेते हैं, देखो टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर ए एंड बी ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू। इसके पास भी चार्ज क्यू है, इसके पास भी चार्ज क्यू है। अब इस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो फोर्स कितना निकल कर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है भाई। अब आपसे क्या कह रहा है, अ थर्ड मेटेलिक स्फेयर सी, ओ हो, तीसरा मेटेलिक स्फेयर आ गया सी ऑफ द सेम साइज, साइज भी सेम है बट अनचार्ज। ऐसा हमने एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 10 किया था, ठीक है। अनचार्ज सी को लेकर आ गए। अब देखिए हमें क्या करना है, हम एक चार्ज लेकर आए हैं सी जो कि अनचार्ज है, ठीक है, मतलब एक स्फेयर लेकर आए हैं। अब देखिएगा आपको क्या करना है, एक तीसरा स्फेयर लेकर आए हैं जो है सी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अभी ये अनचार्ज है, ठीक है। तो ये सक्सेसिवली मेड टू टच द स्फेयर्स ए एंड बी। तो उसको हमने सबसे पहले एक सी लेकर आए, तो सी को आपने टच किया पहले ए से, फिर बी से टच किया। ऐसा करने के बाद ए के ऊपर कुछ फाइनल चार्ज बची होगी, बी के ऊपर कुछ फाइनल चार्ज बची होगी। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ए और बी के ऊपर जो फाइनल चार्ज बची होंगी उनके बीच फोर्स कितना लगेगा। तो ठीक है, इस तरह का हम कर भी चुके हैं, एक न्यूमेरिकल और कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सी जिसको हमने पहले ए के साथ टच कराया तो क्या हुआ, व्हेन सी इज टच्ड विद ए, तो क्या होगा भाई, ए ये है आपके पास और सी ये है, तो सी के ऊपर कोई चार्ज नहीं, ए के ऊपर चार्ज था क्यू। जब इनको टच कराया होगा तो ओवरऑल ये बॉडी एक हो गई होगी, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा, q + 0 मतलब q। अब इनको आपने वापस से हटा दिया, तो जब इनको हटाओगे तो चार्ज भी दो भागों में टूट जाएगा, क्योंकि इक्वल साइज है ए और सी का। तो जब दोनों के ऊपर चार्ज ओवरऑल सी है, तो जब चार्ज के दो हिस्से करोगे, सॉरी इस पूरी बॉडी के दो हिस्से करोगे, मतलब ए और सी को अलग अलग करोगे तो चार्ज के भी दो हिस्से हो जाएंगे। तो ओवरऑल q था, जब इसके दो हिस्से करोगे तो q/2 हो जाएगा। मतलब ए के पास अब चार्ज जो बचा है वो q/2 बचा है। जितना चार्ज ए का कम हुआ होगा उतना चार्ज सी का बढ़ गया होगा, तो सी का बढ़ गया। अब सी को आपने टच किसके साथ किया, सी को आपने टच किया बी के साथ। अब बी पर चार्ज था ऑलरेडी q, जब सी को बी के साथ टच करोगे, ठीक है, जब सी को बी के साथ टच करोगे तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, जोड़ो आप, q/2 + q, तो ये हो जाएगा 3q/2, ठीक है। तो इस कंडीशन में बी और सी टच हुए हैं, ये ओवरऑल चार्ज बॉडी के ऊपर कितना है, 3q/2। अब इन दोनों को सेपरेट किया जाएगा तो इस चार्ज के भी दो हिस्से हो जाएंगे। कौन से वाले चार्ज के, 3q/2 के। जब 3q/2 के दो हिस्से करोगे तो ये आ जाएगा 3q/4, ये भी आ जाएगा 3q/4, दोनों हिस्सों में टूट गया। अब चार्ज जो है वो बी पर इतनी है और ए पर चार्ज कितनी बची है, q/2। तो अब नाउ द कंडीशन इज, ए के पास चार्ज कितनी है और बी के पास चार्ज कितनी है, इसके हिसाब से देखेंगे। तो ए के ऊपर चार्ज बची है q/2 एंड देन बी के ऊपर चार्ज बची है 3q/4। दोनों के बीच में सेपरेशन अब भी उतना ही है जितना पहले था, ठीक है भाई, ये क्लियर कट याद रखना, दोनों के बीच में सेपरेशन उतना ही है। अब फोर्स निकालो इनके बीच में, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, इसको F' कह दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के चार्ज का मल्टीप्लिकेशन मतलब q/2 × 3q/4, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r²। तो F' हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही करके लिखो, ये हो जाएगा 3/4 × 8 q²/r², सही करके लिखो। 3/8 को पहले ले लो, 3/8 आपने पहले ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा q²/r²। अब ध्यान से इसको देखो, क्या आपको ये इक्वेशन फर्स्ट की तरह नहीं लग रही, बिल्कुल लग रही है। तो
तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 3/8 और ये हो जाएगा पूरा F। तो नई फोर्स जो आ रही है मतलब F डैश जो आएगा, F डैश जो आएगा वो आ जाएगा 3F/8। तो यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, सिंपल सा फंडा था। एग्जाम्पल नंबर 10 भी इसी तरह बिल्कुल सेम है। टच कराया, टच कराने के बाद हटा कर रख दिया, कभी ए के साथ टच कराया, कभी बी के साथ टच कराया, तो टच टच खेलना है यहाँ पर, है ना। ए और बी के साथ टच कराना, पहले सी को आपने ए के साथ टच कराया, फिर सी को आपने बी के साथ टच कराया, तो कुछ टचिंग टचिंग चल रहा है। ठीक है भाई, इसको कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा। आइए गाइस, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बड़ा ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, एकदम आप लगा दोगे। क्वेश्चन में कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9 इलेक्ट्रॉन प्लस का 9e एंड प्लस ई, दो आपके पास चार्ज हैं, एक है प्लस का 9e और दूसरा है प्लस का e। ठीक है, ये दो चार्ज रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरा बच्चा, आपके पास दो चार्ज रखे हुए हैं, प्लस का 9e एंड प्लस ई आर कैप्ट एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, समझ में आ गया। आगे आपसे कह रहा वेयर शुड वी प्लेस अ थर्ड चार्ज Q। भाई Q को कहाँ रखें, इस लाइन पर कहाँ रखें जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मान लेते हैं हम प्लस के 9e से x डिस्टेंस पर रखेंगे। जब यहाँ से यहाँ तक की x हो जाएगी और पूरी a है तो ये डिस्टेंस कितनी बची, a माइनस एक्स। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना फोर्स ये भी इस पर लगना चाहिए। ठीक है भाई, मतलब इस Q पर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। जितनी फोर्स प्लस का 9e लगाना चाहिए इस पर, उतनी फोर्स प्लस का e भी लगाना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम माना जाएगा। बिल्कुल सही। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर है ये 14। तो कौन सा नशा करती है, प्लस का 9e की वजह से Q पर फोर्स बिटवीन प्लस का 9e एंड Q इक्वल टू फोर्स बिटवीन Q एंड प्लस का E। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम के लिए ये तो करना पड़ेगा। Q पर जितना फोर्स 9e लगाएगा उतना फोर्स प्लस का E भी लगाना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, नेट 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, तभी तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो लगाओ भाई लगाओ, प्लस 9e और Q के बीच में लगने वाला फोर्स, तो फोर्स निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल हैं। तो पहले वाले का चार्ज, दूसरे वाले का चार्ज और दोनों के बीच के डिस्टेंस उसका स्क्वायर। भाई इन दोनों के बीच तो यही हालात थे, मैंने लिख दिया। अब Q और प्लस E के बीच में फोर्स, तो Q प्लस E के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और अगला चार्ज E, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या, यस कट गया। E से E कटा, Q से Q कटा, तो ऊपर कितना बचेगा 9/x² इज इक्वल टू आएगा यहाँ से 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी होल स्क्वायर के टर्म में लिखो, 3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/a माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 3/x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। भाई इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, अंदर मल्टीप्लाई करो 3a माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। माइनस का 3x उधर को जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो 3x उधर जाकर जुड़ जाएगा 4x। आपको x कैलकुलेट करना था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3a/4, ये आ चुकी है x की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब इसको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा x की वैल्यू। तो हम लिखेंगे Q विल बी प्लेस्ड एट 3a/4 डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम चार्ज प्लस के 9e, so the system will comes कह दो, ये will come कह दो, ये will लिख दो will be in इक्विलिब्रियम। मतलब डिस्टेंस इतने पर रख दोगे आप Q को,
प्लस के 9 ईस है, तो पूरा का पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 था, इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जल्दी से। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम लग जाएगा, बस ध्यान से सुनना क्वेश्चन में क्या कह रखा है। इसमें क्या रखा है, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, और वैल्यूज Q एंड 2Q आर कैप्ट एट ए डिस्टेंस स्मॉल d अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन एयर। तो देखिए आपके पास एक है आपके पास Q और एक है 2Q, और एक दूसरे से जो है वो कितने डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है भाई। ये है कुछ इस तरह से। अब आपसे कह रहा है a third charge Q is to be kept along the same line in such a way that the net force acting on Q and 2Q will be 0। भाई हमसे कह रहा है कैपिटल Q एक चार्ज है, इसको इन दोनों चार्जेस के बीच में जो ये लाइन जा रही है इस पर कहाँ रखें कि 2Q और Q के बीच जो फोर्स लग रही है वो 0 हो जाए। तो मान लेते हैं इस Q चार्ज को हम स्मॉल q से x डिस्टेंस पर रखते हैं। तो जब आपने स्मॉल q से x डिस्टेंस पर कैपिटल Q को रखा हुआ है तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये हो जाएगी आपके पास d माइनस एक्स। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये d माइनस एक्स बची और ये x बची। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर ये है Q को आपने इस तरह से रखा है कि Q और 2Q के बीच लगने वाली फोर्स 0 हो जाएगी। तो पहली बात देखो ये 2Q है ये Q है, इन दोनों के बीच रिपल्शन फोर्स लग रही होगी, इट मीन्स ये एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। लेकिन मैंने कैपिटल Q को रख दिया। अब कैपिटल Q का जो नेचर होना चाहिए वो इन दोनों चार्जेस के जस्ट अपोजिट होना चाहिए। इट मीन्स अगर ये प्लस के हैं तो ये माइनस का होना चाहिए, क्योंकि माइनस वाला इन दोनों पर अट्रैक्शन फोर्स लगा के इनको रोकने की कोशिश करेगा। इट मीन्स पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये तो हमसे मतलब ओरली आ गया कि ये Q का नेचर क्या होना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ हमसे ये पूछ रहा है कि Q और 2Q के बीच लगने वाला फोर्स 0 हो जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, इस कंडीशन में ये होगा कि 2Q जब Q पर रिपल्शन लगा रहा होगा, है ना। मैं Q के लिए बात करता हूँ, पहले किसके लिए बात करता हूँ, Q के लिए। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q, Q के इक्विलिब्रियम के लिए। तो 2Q जो है वो Q पर रिपल्शन फोर्स लगा रहा होगा, तो इन दोनों के बीच रिपल्शन फोर्स को रोकने की कोशिश करेगा कैपिटल Q अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू। तो ये तो इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, बट ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से Q पर नेट फोर्स 0 आ जाएगी। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल Q, 2Q जो है इस Q पर फोर्स लगाएगा रिपल्शन, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स आएगी वो KQ इंटू 2Q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसका स्क्वायर, मतलब D का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगी भाई, इसने इस पर रिपल्शन लगाया, अब ये दूर जाने की कोशिश कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको रोकना। तो कैपिटल Q जो है इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा इधर की तरफ को, जिसकी वजह से ये रुक जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो Q और कैपिटल Q के बीच में फोर्स देख लेते हैं, तो ये आ जाएगी ये Q और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और उसका स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। हमें Q का इक्विलिब्रियम देखना, तो 2Q तो Q पर रिपल्शन लगा रहा है, इधर को भेजने की कोशिश कर रहा है, बट कैपिटल Q जो है इस पर अट्रैक्शन लगाएगा, जिसकी वजह से इस पर नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व हो रहा तो कर लेते हैं, वरना छोड़ते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी तरह से मुझे 2Q का इक्विलिब्रियम देखना। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 2Q, मुझे अब 2Q का इक्विलिब्रियम देखना। तो 2Q के इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, Q जो है वो 2Q पर रिपल्शन लगा रहा होगा, बट कैपिटल Q जो है उस पर अट्रैक्शन के थ्रू उसे जाने से रोकेगा। इट मीन्स अगर मैं 2Q का इक्विलिब्रियम देखूंगा तो कैपिटल स्मॉल Q जो है इस पर रिपल्शन लगा रहा होगा, तो रिपल्सिव फोर्स कितनी हो जाएगी, Q इंटू 2Q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसका स्क्वायर। तो ये रिपल्सिव फोर्स जो है कैपिटल Q और 2Q के बीच लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो Q इंटू 2Q और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसका स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पर के क्यू इंटू 2q अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ पर ये भी सेम है, तो इसका मतलब जब ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो रख देते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के कैपिटल क्यू इंटू 2q अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया, क्यू से क्यू कट गया, अब बचा क्या यहाँ से 1, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा, यहाँ से 2 बचेगा, 2 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैं कह सकता हूँ रूट 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या निकल गया यहाँ से रूट 2x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स। आपको x कैलकुलेट करना है ना, तो x को इधर को ले आओ और यहाँ से रूट 2 प्लस 1 x कॉमन ले लिया आपने हाथों हाथ, यहाँ से d बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, d अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस का 1। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो, रूट 2 माइनस 1 से ऊपर ही मल्टीप्लाई, रूट 2 माइनस 1 से नीचे ही मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट 2 माइनस का 1 इंटू डी, ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट 2 माइनस का 1 इंटू डी, इस तरह से ही। अब 2 का स्क्वायर देखो, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये 2 माइनस 1 बचेगा नीचे, इट मीन्स रूट 2 माइनस का 1 डी आ जाएगा ओवरऑल आंसर। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम के लिए कैपिटल Q को इस स्मॉल q चार्ज से x डिस्टेंस, और x की वैल्यू कितनी है रूट 2 माइनस का 1 डी, इतने डिस्टेंस पर रखोगे तो ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, q को बीच में रखा है, इक्विलिब्रियम पूछ रहा, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। वरना एक सिंपल ट्रिक क्या है, सिंपल ट्रिक ये है कि भाई इस पर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, कैपिटल Q पर भी नेट फोर्स 0 होनी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो इसका मतलब Q और Q के बीच में लगने वाली फोर्स बराबर होगी 2Q और Q के बीच में लगने वाली फोर्स। तो इसको आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो डायरेक्ट। क्या इन दोनों के बीच फोर्स कितनी आ जाएगी, K स्मॉल q कैपिटल Q, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के बीच फोर्स K कैपिटल Q 2Q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो K से K कट गया, Q से Q कट गया, इस वाले Q से Q कटा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया ना, आ गया यहाँ से 2 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल ये देखो Q रखा बीच में, तो आपको इक्विलिब्रियम देखना, तो इक्विलिब्रियम आप इस तरह से भी देख सकते हो, वरना इस तरह से देख लोगे भी Q को हम कहाँ रखें कि नेट फोर्स 0 आ जाए Q पर, इट मीन सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हर एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो, Q पर भी नेट फोर्स 0 हो, Q पर भी नेट फोर्स 0 हो, और इस वाले Q पर भी नेट फोर्स 0 हो। तो ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। तो इस पर नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये जितनी ये फोर्स लगाएगा इस पर उतनी ये भी लगाए, तो आपने उसके हिसाब से रखाइए, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। वरना आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो थोड़ा ये लेंथी मेथड है, ये इजी मेथड है, ये हमने दूसरी तरीके से किया है अपडेट करके, और ये आपका शॉर्टकट है। इससे तो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल नंबर 12 के, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो एग्जाम्पल 12 करना है, वो क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, ये आपके लिए थोड़ा खास है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, 2 पिथबॉल्स ईच वेगिंग 10⁻³ किलोग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय मीन्स ऑफ सिल्क थ्रेड। इसका मतलब यहाँ अगर मान ले कि एक सिल्क थ्रेड थी, तो यहाँ से 2 पिथबॉल थी, उनको मैंने बांधकर लटका दिया है। आगे देख तो पूरी बात पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो है लटकाने के बाद इनको चार्ज किया गया, चार्ज की वजह से जब दोनों पर इक्वल चार्ज आया तो इन दोनों ने एक दूसरे पर रिपल्शन लगाना शुरू कर दिया। रिपल्शन लगाने की वजह से इन दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। तो ये दोनों पिथबॉल हैं, रिपल्शन की वजह से कुछ ऐसे हो गई। ठीक है, कैसे हो गई, रिपल्शन की वजह से ऐसे हो गई। तो ये इस पर रिपल्शन लगा रही है और ये इस पर रिपल्शन लगा रही है। तो इस पर देख लेते हैं, फोर्स आ रहा होगा इस तरफ को, और रस्सी के अंदर टेंशन जो आ रही होगी वो इस तरफ को आ रही होगी। अगर मैं इसको एक ट्राइंगल का रूप दे देता हूँ, तो इन दोनों बॉल के बीच में जो डिस्टेंस आई है, जो सेपरेशन आया है, वो दे रखा है 0.2 मीटर का।
ठीक है भाई, ये सेपरेशन दे रखा है। पहले क्वेश्चन समझिएगा, पिथ बॉल नॉर्मली टंगी हुई थी, इनको इक्वली चार्ज कर दे, रिपल्शन लगा तो इस तरह से फैल गई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो आ गया 0.2 का आ गया। सवाल ये है कि इन दोनों बॉल के ऊपर चार्ज बताओ। तो मान लेते हैं इसके ऊपर भी चार्ज Q है और इसके ऊपर भी चार्ज Q है। अब ये चार्ज बताना, ठीक है। रिपल्शन इस तरफ को लगा और इस तरफ को टेंशन आ रही है, और इसका वेट देखोगे तो वेट किधर को जाएगा, mg नीचे की तरफ को। ये पूरी जो है 0.2 है, तो इतना हिस्सा कितना बचेगा 0.1, और ये आपको 0.5 दे रखा है। स्ट्रिंग जो थ्रेड है, जो धागा है सिल्क का, उसकी लंबाई दे रखी है 0.5 मीटर, ठीक है भाई, और इतना हो गया 0.1 मीटर। अगर पाइथागोरस लगाओगे तो इसकी लेंथ जो आ जाएगी वो आएगी स्क्वायर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, भाई यही तो आएगी, ठीक है। ये आ गई ये परपेंडिकुलर, तो इसको मैं कह दूं ABC, ठीक है भाई। तो आपके पास एक ट्राइंगल टाइप का बन गया। क्या ट्राइंगल आपके पास? ट्राइंगल है AB और C। अगर इसको थीटा माना जाए, इसको थीटा माना जाए तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, फिर ये बेस का काम करेगा। तो बेस में आपने ले लिया 0.15 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, और ये आपके पास 0.1 है और ये आपके पास 0.5 है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं फोर्सेस को इक्विवेलेंट करना चाह रहा हूँ। तो इक्विवेलेंट करने के लिए जो टेंशन फोर्स है इसको ब्रेक कर दो, तो टेंशन को, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पर फोर्स F इस तरफ को लग रही है और यहाँ पर टेंशन कुछ इस तरह से लग रही है, और यहाँ पर जो वेट है वो नीचे की तरफ को लग रहा है। तो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, ठीक है। अब ये फोर्स जो है वो थीटा एंगल बना रही है, तो इसका मतलब अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींच दूँ तो ये भी थीटा होगा। तो इस पर्टिकुलर टेंशन फोर्स को रिजॉल्व करो, तो इसका ये कंपोनेंट जो होगा, ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास T cos थीटा, जबकि ये कंपोनेंट जो आएगा वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस T का, ये हो जाएगा T sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहचान करना हो तो थीटा की डायरेक्शन में जो आता है वो कोस कंपोनेंट आता है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का, और परपेंडिकुलर जो होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। तो इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम की बात करूं मैं, एट इक्विलिब्रियम, तो F जो होगा वो T sin थीटा के बराबर होगा, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से mg जो होगा अगेन T cos थीटा के बराबर होगा, mg T cos थीटा के बराबर होगा, इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से आपको मिलने वाला क्या है, T से T कट जाएगा, F अपॉन mg जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब tan थीटा के। यहाँ से आपको F निकालो, F इज इक्वल टू हो जाएगा mg tan थीटा। अगर इतना आपको समझ में आ गया, F क्या है, F है इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो रख दो इसकी वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज Q है तो Q इंटू Q मतलब Q स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसका भी स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है 0.2 है, इसका भी आपने स्क्वायर कर दिया। भाई ये F जो है वो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, तो फोर्स कैसे निकालोगे दोनों चार्ज बॉडी के बीच में, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q मतलब Q स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसका भी स्क्वायर। तो ये आपने F की वैल्यू रख दी। अब मास कितना दे रखा आपको, 10⁻³ किलोग्राम दे रखा। अगर G की वैल्यू को हम 10 ले लेते हैं तो 10 लिख दिया आपने। अब देखो tan थीटा, इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा देखो, तो tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर का काम तो ये करेगी मतलब 0.1, और बेस का काम करेगा ये, इसका मतलब 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। तो रख दो वैल्यू इसको यहाँ, 0.1 अपॉन स्क्वायर रूट 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को सॉल्व करके यहाँ से Q की वैल्यू जो आ रही है, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ से Q की वैल्यू सॉल्व करके जो आई है वो है ये 2.357 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है भाई, मैंने इक्वेशन को आपको एक्सप्लेन कर दिया कहाँ से निकल के आई है ये, है ना। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो जो बुक में सॉल्यूशन दे रखा है बिल्कुल अलग तरीके से है, और ये सॉल्यूशन देखोगे तो ये आपको दिखाई दिया होगा कि मैंने फोर्सेस को रिजॉल्व किया है, इक्विलिब्रियम दिखाया और डायरेक्ट इसको
इसकी वैल्यूज़ को पुट किया है, सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, न्यूमेरिकल आप सोल्व कर पा रहे हो, आप कुछ सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके मेरे थ्रू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।